दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। तुर्की ने सीरिया में रूसी बेस पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि वहां पर कुर्दिश लड़ाके मौजूद थे। जी हां, यह सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर है। अब तक तुर्की और रूस के संबंध काफी बेहतरीन हैं। इस हमले के बाद काफी कुछ चीजें बदल सकती हैं, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तुर्की ने सीरिया में रूस के बेस का क्या हाल किया है। देखिए, दोस्तों आपने हमला देख लिया। अब ग्राउंड की हकीकत, सीरियन मीडिया ही, लोकल पत्रकार ही दुनिया को यह दिखा रहे हैं और उन्होंने ही रिपोर्ट किया कि यह रूसी बेस था, जहां पर तुर्की के घातक हमले के बाद आग लग गई है। देखिए जरा और समझिए। The purpose of this station is pumping the oil to other places, and of course by this attack it's gonna affect the electricity, and it's possible that maybe soon people। इसके बाद रशिया कुछ कहता। देखिए, तुर्की क्या कर रहा है नहीं पता, तुर्की के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता है, लेकिन तुर्की ने अब तक का अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया है। तुर्की ने रूस के बेस पर हमला करके रूस के बयान का इंतजार नहीं किया, बल्कि रूस को पैगाम दिया कि हम सीरिया में इसी तरह एयर स्ट्राइक और हमले करते रहेंगे। जी हां, इस रिपोर्ट से क्लियर कट बात सामने आ गई है। रूस ने अभी कुछ तो नहीं बोला, लेकिन अमेरिका बोला। अमेरिका ने क्लियर कट कह दिया है कि तुर्की डायरेक्ट अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है। तुर्की जिस प्रकार से सीरिया के अंदर हमले कर रहा है, इससे सीरिया में मौजूद अमेरिकी सेना को बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि ISIS आतंकवादियों के खिलाफ लोकल मिलिट्री और पुलिस के साथ सीरिया की मिलकर अमेरिका की सेना जो काम कर रही है उसको खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इस पर भी अभी तक तुर्की ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका सहम गया है। वहीं तुर्की के अंदर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के एम्बेसडर से मुलाकात करी है। अभी कोई एडिशनल रिपोर्ट नहीं आई है कि ऐसी क्या बात हुई है, लेकिन इन्हीं हमलों के बाद यह मुलाकात शुरू हुई है। इन हमलों के बीच एक देश बुरी तरह से पिस रहा है, नाम है इराक। इराक में ईरान ने भी हमला किया और कर रहा है PKK को निशाना बनाकर। सीरिया और इराक में दूसरी तरफ से तुर्की भी हमले कर रहा है, यानी एक तरफ तुर्की एक तरफ ईरान, दोनों के निशाने पर कुर्दिश यानी PKK, और लगातार सीरिया और इराक में दोनों ही हमले कर रहे हैं। तो इराक ने तंग आकर ऐलान किया है कि तुर्की के बॉर्डर से लेकर ईरान के बॉर्डर तक हम अपनी सेना को तैनात करेंगे। इसे दोस्तों सिंपल सी बात समझ लीजिए, इराक, तुर्की, ईरान, इन सभी जो आसपास के पूरे इलाके हैं वहां पर जंग का माहौल बन चुका है और आगे और बुरे हालात हो सकते हैं। याद है आपको, मैंने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट डाली थी और टाइटल था तुर्की के नक्शे कदम पर ईरान। बात सही साबित हुई एक बार फिर से। आपको बता दूं कि उधर तुर्की ने कहा था कि अभी हम और हमले करेंगे और कुर्दिश के खिलाफ सिर्फ हवाई नहीं, जमीनी फोर्स भी तैनात करेंगे। तुर्की ने कहा था और इराक ने ऐलान किया कि तुर्की से लेकर ईरान तक हम बॉर्डर पर सेना तैनात करेंगे।
उधर ईरान ने कर दिया यह काम। जी हां, ईरान ने ऐलान करके कंफर्म कर दिया है कि हमने इराक के बॉर्डर पर अपनी ग्राउंड मिलिट्री को तैनात कर दिया है पीकेके के खिलाफ। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जब रूस से दुश्मनी है तो रूस की हर चीज से नफरत होगी। ग्रीस और अमेरिका इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ग्रीस के पास रशियन मेड काफी सारे हथियार हैं। अमेरिका ग्रीस से बात करके कह रहा है कि आपके पास जो रूस के हथियार हैं उसको बदल दीजिए, उसके बदले हम आपको अपने हथियार देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रीस के पास रूस का डिफेंस सिस्टम है तो हम आपको अमेरिका अपना डिफेंस सिस्टम देंगे। फिलहाल जो ताजा जानकारी है, अमेरिका और ग्रीस दोनों मिलकर इस बात को शुरू कर चुके हैं और अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर ग्रीस को देने के लिए तैयार है ताकि ग्रीस रूस के हेलीकॉप्टर को छोड़ दे। वहीं कल आपको मैंने ब्रेकिंग न्यूज रात को दी थी कि इजराइल के अंदर धमाका हुआ है। 2 बड़े धमाके हुए हैं जिसमें कई इजरायली बुरी तरह से घायल हुए हैं और 2 की मौत हुई है। ऐसे में अब यूएई सामने आया है और यूएई ने भी इजराइल के लिए अपना दर्द व्यक्त किया और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथी, हमारे सहयोगी इजराइल के लोग ठीक हो जाएं और रिकवर हो जाएं। दोस्तों वक्त बदल रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक सिक्योरिटी इजराइल की मानी जाती है और ईरान को हिकारत से यूरोप देखता है। ईरान का दम नहीं मानता था, लेकिन ईरान के हथियारों का दम अब पूरी दुनिया मान रही है। इसी बीच में एक ऐसी खबर आई है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईरान इजराइल की सिक्योरिटी को भी तोड़ सकता है। ईरान के हैकर्स ने इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर घुसपैठ करी हैक करके, और इजराइल के अंदर जो कल धमाका हुआ था उसके फुटेज को हासिल करने के लिए, सिर्फ फुटेज को हासिल, इतने छोटे से काम के लिए फुटेज को हासिल करने के लिए, क्योंकि इजराइल छुपा रहा था क्योंकि वो अपनी बेइज्जती समझता है, तो सिर्फ एक फुटेज को, ये इस फुटेज को हासिल करने के लिए ईरान के हैकर्स ने इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी में घुसपैठ करी, इस वीडियो को हैक किया, अपने ईरान का लोगो लगाया और पूरे मिडिल ईस्ट में जारी कर दिया। बात यह नहीं है कि ईरान ने यह फुटेज चुराई, बात यह है कि इजराइल की सिक्योरिटी को भी ईरान अब तोड़ रहा है। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने अभी चंद दिन पहले अमेरिका पर हमला बोल दिया था और जलील करके रख दिया था, कह दिया था कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यह झटका अमेरिका के लिए था। अमेरिका ने इसके बाद फिलिस्तीन के लिए अपना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फिलिस्तीन के लिए दे दिया है फिलिस्तीन को, यानी एक व्यक्ति को चुन लिया गया है। स्पेशली अमेरिका ने उस अमेरिकी इंसान को फिलिस्तीन के लिए दे दिया है कि अब अमेरिका से अगर कोई शिकायत है, डायरेक्ट हम तक को ये बात पहुंचानी है, तो फिलिस्तीन अथॉरिटी सीधा इनसे कांटेक्ट करके हम तक बात पहुंचा सकती है। आसान ज़बान में अमेरिका ने ये थोड़ा सा फिलिस्तीन के हक में फैसला लिया है जो कि फिलिस्तीन के लिए फ़ायदेमंद है। उधर इजिप्ट ने इजराइल को जोरदार झटका दे दिया। इजराइल के 11 पायलट अपने एक छोटे विमान, प्राइवेट विमान से उड़ते हुए, मनमौजी करते हुए इजिप्ट उतर गए। उन 11 के 11 पायलट्स के पास वीज़ा नहीं था इजिप्ट का, जिसके बाद इजिप्ट की गवर्नमेंट और अथॉरिटी ने तुरंत उनको लात मार के निकाल दिया और कह दिया कि आप इजिप्ट में नहीं आ सकते बिना वीज़ा के, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वहीं यूरोप के देशों को खतरा यह है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर हासिल न कर ले। अमेरिका, इजराइल पहले से परेशान है, लेकिन अब बरतानिया यानी ब्रिटेन भी खुलकर ईरान के खिलाफ बोलने लगा है। ईरान के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम हो। हम ईरान को रोकने के लिए भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और ये ईरान के लिए खतरनाक है और बड़ी धमकी है। ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, ईरान की सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ की एक ख़ास तरह की जो जनता है जो अधनंग रहना चाह रही है, नंगई पे उतारू है, वो हिंसक तमाशा वहाँ कर रही है। पूरी दुनिया ये नंगा नाच देख रही है। अब ह्यूमन राइट के चीफ ने ईरान से परमिशन मांगी है कि आप ईरान आने दें, और आपको मालूम है कि ये जो यूएन है
और ह्यूमन राइट कमीशन है और वॉर क्राइम वाले, ये सब ईरान के खिलाफ ही हैं। अब जो ये सारी संस्थाएं हैं, इनको चलाने वाले अमेरिका और इजरायली हैं। अब ऐसा व्यक्ति जब ईरान पहुंचेगा तो रिपोर्ट वो क्या जारी करेगा? बहरहाल अभी तक ईरान ने परमिशन नहीं दी है। उधर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने 4 से 5 और ईरान के ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगा दी है इस ईरान के प्रदर्शन को देखते हुए। वहीं यूएन में खुलकर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पहले पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ माहौल बनाया गया, फिर दिखाया गया कि ईरान अत्याचार कर रहा है। अब उनका एजेंडा कामयाब है, तो अब यूएन में जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन, फ्री इन्वेस्टिगेशन हो। ईरान ने जो भी ह्यूमन राइट का, मानव अधिकारों का जो उल्लंघन किया है उसकी जांच हो और पूरी एक कमेटी बिठाई जाए। देखिए, Some have told us that we should not single out one country. I hear you. The United Nations were founded to protect the sovereignty of every state. But a regime that uses this power to violate the rights of its own people is violating the values of our United Nations. The High Commissioner and the Special Rapporteur has just made this very clear. What these rights are is not upon anyone's interpretation. These rights are stated here in black and white in the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party. I quote Article 19, the right to hold opinions without interference. I quote Article 21, the right of peaceful assembly. इसी यूएन में सिर्फ 3 देशों ने ईरान का साथ दिया। पहला चाइना, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा रशिया। चाइना ने कहा है कि ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, सिर्फ इससे जो है पॉलिटिक्स खेली जा रही है और एक विकास, उन्नति की तरफ बढ़ने वाले देशों को इससे निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के साथ भी वही किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि ईरान इस पर खरा रहेगा। वहीं वेनेजुएला ने ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि हमें यकीन है, हम देख रहे हैं कि ईरान कोऑपरेट कर रहा है और आगे भी करेगा, इसलिए कोई अलग इन्वेस्टिगेशन ग्रुप या टीम बनाने की जरूरत नहीं है। उधर रूस ने कहा है कि ये जो प्रपोजल रखा गया है, हमारा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू काफी नेगेटिव है, यानी ईरान का ही समर्थन किया है। The Council's work should observe the principles of universality, impartiality, objectivity, non-politicization, and non-selectivity. All parties should carry out constructive dialogue and cooperation to appropriately settle disputes and refrain from turning human rights into a tool to intervene into other countries' internal affairs. Opposition to the use of this Council's mechanisms to make our work politicised, counter to the principles that should guide our work. We will be involved in this special session to continue to condemn the politicisation, selectivity and double standards initiatives such as this initiative, which are following the also has a negative view of the use of the Council to promote political purposes. Thank you. दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जब तक इस रिपोर्ट को देखिए, और भी बड़ी और ख़तरनाक खबरों के साथ फिर आज आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद।